नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। सबसे पहले सरस्वती पूजा की सारे स्टूडेंट को शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को सरस्वती माँ के कृपा से काफ़ी ज़बरदस्त परसेंटेज आएगा। जिस तरह से हमेशा इस कोचिंग का रिकॉर्ड रहा है, इस बार भी सेम रिकॉर्ड रहेगा। और सुबह से अनेकों स्टूडेंट मैसेज किया, कॉल किया, नहीं तो 100 गो सूप है। क्लास का स्टूडेंट तो नहीं है, तो क्लास वाला तो पहले से ही बैठ के पढ़ के बैठा हुआ है। लेकिन जितना स्टूडेंट यूट्यूब देखे, अनेकों कॉल आया कि सर वीडियो नहीं आया। आज सरस्वती पूजा के लेकर हम लोग सुबह से ही सारे लोग सरस्वती पूजा के ओकेजन में लगे हुए थे। ऑर्गेनाइज खाना बहुत सारा होता है, ये आप जान ही रहे कितना भीड़ भड़का होता है। खासकर कोचिंग में इतना स्टूडेंट को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंजेज होता है, ठीक ना। जिसको जिससे टाइम नहीं मिला, अब थोड़ा आप टाइम मिला है, तो हमने प्रयास किया कि बच्चों को जो भी है डाउट या सेट है इसको क्लियर कर दे। फटाफट आपको सारा सेट चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जो नहीं है। बराबर कॉल मैसेज आ रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि टाइम नहीं है, इसके बावजूद थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए देखिए, आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, संगठन संरचना को आकार देती है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स शेप टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाबू इसमें से कौन सा शेप देता है? ये तो आप जान ही दे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रबंध की अवधि, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कोई दिक्कत? ये तो पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। फटाफट आगे देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगठन में कोई अनुशासन नहीं है। देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, किस ऑर्गेनाइजेशन में बाबू कोई डिसिप्लिन नहीं होता है? किसमें डिसिप्लिन नहीं होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। ये आपको पहले बताया था ना कि ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का होता है, एक फॉर्मल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है। तो इनफॉर्मल किसके लिए होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन में किसी कारणवश या नहीं तो एक लोकलिटी का इंसान, एक समुदाय का, एक रिलीजन का व्यक्ति यदि एक साथ रहता है ना, जैसे मान ले कि बिहारी कहीं भी जाता है काम करने, मान लेते हैं कि बिहार का आदमी 50 गया काम करने, एक जगह 50 काम कर रहा है। यदि 50 में से किसी एक को भी कुछ होता है तो सब मिलकर इसको सहयोग करेगा, चाहे वो किसी को मारना क्यों नहीं हो, चाहे किसी के प्रति आंदोलन करना क्यों नहीं हो। इस सबके बीच एक भाईचारा बन जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों डेवलप होता है? आप जान रहे हैं, एक साथ रहने से, एक समुदाय के कारण, एक रिलीजन के कारण ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका सेटअप होता है, ठीक ना। चलिए, तो इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। जिसको देख रहे आंदोलन होता है, अभी देखो 2025 में विधानसभा के चुनाव है, कभी बिहार बंद होगा तो कभी भारत बंद होगा। देखना क्या होगा। और जब बिहार बंद होगा तो कोई ये तोड़ देता है, कोई ऑटो वाला के पलट देता है, कोई बैंक के सामने स्ट्राइक कर देता है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं रहता है। तो इसमें बाबू कोई डिसिप्लिन नहीं होता है इनफॉर्मल में। आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो फटाफट आप लोग बोलते चलना, किसी तरह का परेशानी हो। आगे देखिए, संगठन संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट, देखो नॉट, जहां पर नॉट दिखे बाबू वहां पर सावधान होना, कहीं भी गलती हो सकता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के से रिलेटेड इसमें से कौन सा सही नहीं है? बोला है कि नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सही नहीं है? मानव तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय सुनिश्चित करना, यस ये तो सही है। इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस।
सुचारू संप्रेषण प्रवाह सुनिश्चित करना, इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, व्यक्तियों, कार्यों, संसाधनों में संबंधों को उल्लेखित करना, स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नियंत्रण के लिए मानों का निर्धारण करना, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग। बताओ तो आप लोग फटाफट इसका सही आंसर। सही है। चलिए ये देखिए, पूछा है क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। हाँ, इसमें से आपको देखना, इसमें 3 सही है, 1 गलत है। आपको देखना है कि इसमें से कौन सा गलत है, ठीक ना। चलिए, तो इसका कौन सा सही है देख लिए, इंश्योर कोऑर्डिनेशन एमॉन्ग ह्यूमन एंड फिजिक, ये तो आपका सही है। इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बताइए आप 2 मिनट। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में कम्युनिकेशन का क्या काम है। ऑर्गेनाइजिंग में कम्युनिकेशन का क्या काम है, कोई डाउट नहीं ना। पकड़ा गया कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक, हाँ हाँ वो भी हम देख लेते हैं। ठीक ठीक, देखिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रापन क्रिया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। डेलीगेशन किसको किया जाता है, अधिकार का, उत्तरदायित्व का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का, नॉन ऑफ दिस। हमेशा डेलीगेशन मतलब होता है पावर किसी को देना। हमेशा बाबू डेलीगेशन किसको किया जाता है, अथॉरिटी को। याद रखना, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी डेलीगेशन नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबू कभी भी डेलीगेशन नहीं होता है। हम अपना जिम्मेवारी हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। मान लें कि इतना सारा स्टूडेंट है, 12th के इतना सारा हम स्टूडेंट होता है, किसके नाम पर कि चलते हैं अभिषेक सा अकाउंट पढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि कल के डेट में हम बोल दिए कि नहीं अब हम अकाउंट नहीं पढ़ाएंगे, मेरी जगह पर कोई और टीचर पढ़ाएंगे। तो हो भी सकता है स्टूडेंट अपोज करना शुरू कर दे, विरोध करना शुरू कर दे कि नहीं मैं जो भी पढ़ना चाहता हूँ वो अभिषेक सर से। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि क्या वो किसी और टीचर को एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक ना। यही आपको लिखा है। तो कभी भी पावर हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन हम अपना जिम्मेवारी किसी और को नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो बाबू सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ये होगा। हमेशा अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। देखिए प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, मैनेजमेंट इट सेल्फ एक्सपेंड। मैनेजमेंट इट सेल्फ एक्सपेंड किसके द्वारा, भरापन के द्वारा, थ्रू डेलीगेशन। डेलीगेशन के द्वारा मैनेजमेंट एक्सपेंड होता है, मतलब मैनेजमेंट का विकास होता है। अधिकार के भरापन का आशय है अधीनस्थों को भरापन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन टू सबऑर्डिनेट ऑफ, उत्तरदायित्व का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी, वर्क का, कार्य एवं संबंधित अधिकार का, वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। कितना सटीक क्वेश्चन है। हमेशा डेलीगेशन किसको किया जाता है बाबू, काम को, रिलेटेड अथॉरिटी। हमेशा एक ऑफिसर है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 2 चीज देता है, एक काम देता है और दूसरा इस काम से रिलेटेड अथॉरिटी देता है। ये व्यक्ति इसको 2 चीज देगा, एक बाबू काम देगा वह का, दूसरा क्या देगा, और दूसरा क्या बाबू देगा, इस वर्क से रिलेटेड क्या क्या अथॉरिटी है, 2 चीज दिया जाता है। तो बाबू सही ऑप्शन इसका क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए, कोई दिक्कत नहीं, टिक लग गया सबका। चलिए
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, बहुत कंफ्यूजन वाला, बुक में ऑप्शन भी गलती है इसका, आगे देख लीजिए। कुंटज एवं ओ डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है। अकॉर्डिंग टू कुंटज ओ डोनेल ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर। ऑर्गेनाइजेशन का कितना बाबू ये स्टेप है? कुंटज ओ डोनेल के अनुसार 7 स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, सुबह से थोड़ा सा हम लोग भी फास्टिंग पर थे, इसीलिए बोलने में भी लग रहा है थोड़ा। ये समझ में आ गया? आगे देखिए। किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैब्लिश बाई। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है? चलिए, उच्चतम प्रबंधक द्वारा, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैब्लिश बाई। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बाबू, इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैब्लिश बाई, किसी भी इंटरप्राइज में, इंटरप्राइज मतलब होता है बिजनेस, कंपनी। कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है? टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिंपल यहाँ पर होता है अरेंजमेंट का ना। किसी भी इंटरप्राइज में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज, रॉ मटेरियल, ये सारे चीज का अरेंजमेंट जनरली करने की गाइडलाइन कौन करता है? आदेश कौन देता है? इससे रिलेटेड पॉलिसी कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन है। रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉय इट। बहुत सटीक है ये, तब जान ही दे। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये किसने दिया था स्टेटमेंट? ड्रकर। इसको रट जाना है बाबू, बराबर एग्जाम में आता है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है सब है। संगठन प्रक्रिया में निहित है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। अब बताइए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या क्या शामिल है? समान कार्य का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, एसेसिंग, हाँ ठीक, असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट पर्सन। बाबू सही ऑप्शन क्या होगा इसका? डी है। हाँ, असाइनिंग मतलब होता है देना, असाइनिंग मतलब लिख लो, क्या होता है इसका मतलब? देना। कोई दिक्कत? असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट पर्सन मतलब जो एप्रोप्रिएट पर्सन है उसको वर्क सौंपना, किसी को काम देना। कोई डाउट नहीं है इसमें? देख लीजिए फटाफट, कहीं भी डाउट है? चलिए ठीक था, एक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए प्रैक्टिस, दोष एक भी नहीं गलती होना चाहिए। सीयूटी में भी ये सब काफी आएगा, ठीक ना? चलिए जबरदस्त तैयारी करते चलो। आगे देखिए, संगठन स्वतः निहित होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन देखिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन खुद फॉर्म हो जाता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाता है, इसको किसी को लेटर देके बनाने की आवश्यकता नहीं होता है। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्वतः आपका उत्पन्न होता है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। आगे दे, निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती का एक बाहरी स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बताइए इसमें से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बाबू कौन सा है? हस्तांतरण, ट्रांसफर नहीं, ये तो इंटरनल है। प्रमोशन, प्रमोशन भी बाबू इंटरनल है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यस, रोजगार कार्यालय, ये बाबू क्या है? एक्सटर्नल सोर्सेस है। ये दोनों इंटरनल है। ये दोनों कौन सा है? इंटरनल सोर्स है। आप जानते हैं ना, इंटरनल ये आपका है, ये इंटरनल सोर्सेस है। दो गो सोर्सेस होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल में सिर्फ यही दोनों आता है। यही आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो एक्सटर्नल कौन सा है बाबू? सी है।
तबीयत अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। 2-3 दिन से बुखार के कारण ऐसा हुआ है, गाला पूरी तरह से बैठा हुआ है। सब हम लोग उपाय नहीं कर रहे हैं। आज फल फूल खाना ही रह गया। ठंड, हाँ डॉक्टर मना किया था कि सर ठंड पानी मत पीजिए, फल फूल मत खाइए, आज दिन भर फल फूल खाए हैं, बताइए। चलिए ये हो गया क्लियर आप लोग को। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें से बाबू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण का महत्व नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। बताइए इसमें से ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस कौन नहीं है? उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये तो है ही, क्योंकि अच्छा सा ट्रेनिंग देंगे तब प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, स्वाभाविक है। संसाधनों का सही उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यस ये भी सही है। दुर्घटना में वृद्धि, इंक्रीज इन एक्सीडेंट, ये बाबू गलती है। यहाँ पर देखना, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट, देखो नॉट पूछा है, ट्रेनिंग का कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है। याद रखना जहां पर नॉट वाला जाता है क्वेश्चन, बेटा इस सब क्वेश्चन से बहुत सावधान रहना, क्योंकि इसी में गलती होने की ज्यादा संभावना होता है। आपसे पूछा है कि ट्रेनिंग का कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो इंपॉर्टेंस है, सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंस है, डिक्रीज इन लेबर प्रॉब्लम ये भी इंपॉर्टेंस है, बट क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन एक्सीडेंट। क्या हम ट्रेनिंग एम्प्लॉय को देंगे तो एक्सीडेंट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, ट्रेनिंग का चांस घटता है, लेकिन यहाँ पर बाबू लिख दिया है इंक्रीज, कोई दिक्कत? तो ये इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संस्था के जीवन में भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंटिन्यूअस होता है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक बेटा रिक्रूटमेंट का काम चलेगा। रिक्रूटमेंट पूरे जीवन भर होता है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन तब तक रिक्रूटमेंट का काम चलता ही रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बाबू? डी है। नियुक्ति कौन का संबंध है? स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ, स्टाफिंग किससे बेटा रिलेटेड होता है? मनुष्य, किसी आदमी को ही तो स्टाफिंग करेंगे ना, किसी पोस्ट पर किसी इंसान को ही तो रखा जाएगा ना, तो स्टाफिंग हमेशा किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से। परीक्षण एक व्यक्ति द्वारा नए कौशल सीखने की क्षमता का माप है। द टेस्ट इज मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर द लर्निंग न्यू स्किल, ये तो आप समझ गए होंगे। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, योग्यता। हम क्यों टेस्ट लेते हैं? देखिए क्लास में ही कितना बनाई तो 200 से ऊपर हम टेस्ट लिए थे, ऑब्जेक्टिव का, ये सारा चीज एक एक करके। तो क्यों हम लेते थे? आपका योग्यता के देखने के लिए कि इतने सारे स्टूडेंट में कितना स्टूडेंट है जो कि टॉपर बन सकता है। आप जान ही रहे बहुत स्टूडेंट का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त था, उस सबको तो 96 97 तो रोकने वाला कुछ का नहीं है, ठीक ना। तो ये सब टेस्ट समय समय पर क्यों लिया जाता है? स्टूडेंट को एप्टीट्यूड देखने के लिए, योग्यता की जांच के लिए, हम इसीलिए कि स्टूडेंट का टेस्ट लिया जाता है बीच बीच में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज आवश्यक, नेसेसरी, अनावश्यक, अननेसेसरी, अनिवार्य, कंपलसरी, वेस्टेज ऑफ मनी। कर्मचारी को ट्रेनिंग देना नेसेसरी है। अब आपको लगता है कि शायद कंपलसरी भी तो हो सकता है ना, लेकिन नहीं, कंपलसरी नेसेसरी दोनों डिफरेंट होता है।
कंपलसरी मतलब होता है कि 100% देना ही है, नहीं कि कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो मालिक होता है, कभी कभी बाबू जो एम्प्लॉयर जो होता है, ये ट्रेनिंग नहीं देता है, वो डायरेक्ट काम पर लगा देता है। अब बोलता है कि बाबू जाओ काम देखते हुए सीखो। कभी कभी जो एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉय को सेपरेटली ट्रेनिंग नहीं देता है, डायरेक्ट काम पर लगा देता है। अब बोलता है कि आप काम करते हुए खुद सीख जाओ। इसीलिए ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं होता है, बशर्ते नेसेसरी होता है। आगे चलते हैं। कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्स पदोन्नति, प्रमोशंस, हस्तांतरण, ट्रांसफर्स, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ऑल द एबव। बेटा सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। विकास की पद्धतियां है। मेथड ऑफ डेवलपमेंट आर, मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आर, कौन कौन सा डेवलपमेंट का मेथड्स कहा है? बदली पर पद्धति, जॉब रोटेशन मेथड, यस ये तो है ही। अल्पकालीन पाठ्यक्रम, शॉर्ट टर्म सिलेबस, यस डेवलपमेंट का सारा है। कभी कभी जॉब रोटेशन आपको बताया ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, कर्मचारी का ड्यूटी में परिवर्तन करना, ताकि आपको नया नया चीज सीखने को मिले। शॉर्ट टर्म सिलेबस माना कुछ शॉर्ट टर्म के लिए सिलेबस देना कि भाई आप पढ़ के इसको माइंड को अपने आप को विकसित करो। कार्य पर विकास, डेवलपमेंट ऑन द जॉब। बाबू सही इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। प्रशिक्षण की विधियां है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर, कार्य बदली प्रशिक्षण, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, यस। कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। बाबू सही ऑप्शन इसका क्या होगा? डी होगा। ये तो टेस्ट में भी था क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, स्टाफिंग पर हम जो मनी स्पेंड करते हैं ना, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं उतना रुपए को क्या किए? इन्वेस्ट किए। मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल होता है? भर्ती, रिक्रूटमेंट, यस ये तो होता ही है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है? एक मैनेजर होता है जिसका काम ही होता है कि एक सही व्यक्ति को रिक्रूटमेंट करना, उसमें शामिल होता है सिलेक्शन, उसको सिलेक्शन करना। इसका इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं HRM। इसका यही काम होता है कि जो योग्य व्यक्ति है उसको रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, उसको ट्रेनिंग देना। एक इस चारों के चारों इसका काम होता है। HRM का चार तीनों काम होता है। रिक्रूटमेंट करना, मान लो कि 500 को रिक्रूटमेंट किए, उसमें से जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट किया जाता है, अब बाद में बाबू उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़िए। नियुक्ति कौन है? स्टाफिंग इज संगठन का भाग, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस। कर्मचारी प्रबंध का कार्य, फंक्शन ऑफ पर्सोनेल मैनेजमेंट, प्रबंध का कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बाबू सही ऑप्शन इसका क्या होगा? डी होगा। ये तो सारा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। नियुक्ति कौन उत्तरदायित्व है? स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, स्टाफिंग बेटा किसका जिम्मेवारी होता है? निम्न प्रबंध का, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मध्य मिडिल मैनेजमेंट, उच्च प्रबंध टॉप मैनेजमेंट। स्टाफिंग का काम किसके लिए बाबू जिम्मेवारी होता है? हाँ सही। स्टाफिंग किसके लिए बेटा जिम्मेवारी होता है? लोअर मैनेजमेंट भी होता है ना, स्टाफिंग के लिए सजेशन देता है कि हमको ऐसा स्टाफ चाहिए, ऐसा स्टाफ चाहिए। मिडिल मैनेजमेंट भी सजेस्ट करता है, ठीक ना।
मिडिल मैनेजर भी क्या करता है, सजेस्ट, जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर भी टॉप मैनेजर को सजेस्ट करता है कि सर इस टाइप का स्टाफिंग हमको चाहिए, हमको इस टाइप का कर्मचारी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट भी आपका इसमें हस्तक्षेप करता है, टॉप मैनेजर भी इसके बारे में डिसीजन लेता है, ठीक ना। तो स्टाफिंग करना किसका जिम्मेवारी होता है, ये तीनों का बाबू जिम्मेवारी होता है। तीनों मिल के डिसाइड करता है कि हमको किस टाइप का स्टाफ को रखना है, हमको किस टाइप का स्टाफ को अपॉइंटमेंट करना है। ये तीनों के तीनों मिलकर बाबू डिसाइड करता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलिए फटाफट। नियुक्तिकरण क्रिया है। स्टाफिंग इज एन एक्टिविटीज ऑफ, स्टाफिंग इज एन एक्टिविटीज ऑफ कार्मिक विभाग का, पर्सोनेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन आपका उत्पाद विभाग का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं, विपणन विभाग का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं, वित्तीय विभाग का, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट नहीं। स्टाफिंग का काम हमेशा बाबू करता कौन है, पर्सोनल डिपार्टमेंट करता है। स्टाफिंग का काम बेटा कौन करता है, पर्सोनल डिपार्टमेंट। इनका काम होता है कि किसको रखा जाए, किसको हटाया जाए। आगे देखिए, किसके कारण नियुक्तिकरण महत्वपूर्ण कार्य है। स्टाफिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ड्यू टू, स्टाफिंग इज ए इम्पॉर्टेंट फंक्शन ड्यू टू सक्षम कार्यबल, कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, मानव संसाधन का उत्तम उपयोग। यह सही है, स्टाफिंग इसीलिए तो जरूरी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, स्टाफिंग क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितना भी रिसोर्सेस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, उसको अच्छा से अच्छा बाबू यूटिलाइज हो, इसीलिए तो स्टाफिंग की जरूरी है। बेहतर प्रदर्शन, बेटर परफॉर्मेंस, यस बाबू स्टाफिंग क्यों जरूरी है, इसका ऑप्शन तीनों सही है। इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला पॉइंट चलिए, किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना है। स्टाफिंग इज एन, देखिए स्टाफिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज, एक काम से दूसरे काम पर लगाने को क्या कहते हैं बाबू, ट्रांसफर। जब कर्मचारी को इस काम से हटाकर इसको इस काम पर लगा दिए, इसको किस नाम से जानते हैं, ट्रांसफर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है बाबू, ट्रांसफर के नाम से। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टाफिंग फंक्शन। बताइए इसमें से स्टाफिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, रिक्रूटमेंट स्टाफिंग का ही काम है, चयन सिलेक्शन भी स्टाफिंग का ही काम है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग ये भी स्टाफिंग का ही काम है, लेकिन ये मैनेजमेंट का काम है। ये बेटा किसका काम होता है, मैनेजमेंट का काम है, ये स्टाफिंग का फंक्शन नहीं है, ठीक ना। चलिए ये तीनों है स्टाफिंग का फंक्शन। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, ट्रेनिंग गिव्स इम्फेसिस ऑन, सैद्धांतिक ज्ञान पर, थ्योरिटिकल नॉलेज पर नहीं, सर्गिन ज्ञान पर, ऑल अराउंड नॉलेज समान ज्ञान पर, जनरल नॉलेज व्यवहारिक ज्ञान पर, प्रैक्टिकल नॉलेज। स्टाफिंग में बाबू हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। स्टाफिंग में हमेशा कैसा नॉलेज दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, कैसे करना है, क्या करना है, किस काम के लिए किया जाता है। तो ट्रेनिंग जब भी एम्प्लॉय को दिया जाता है ना, तब प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे स्टाफ को रखे, उसको मशीन चलाने के सिखाना, किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के बारे में सिखाना। तो स्टाफ को हमेशा बाबू कैसा ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हमेशा कैसा ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रैक्टिकल। तो बाबू सही ऑप्शन क्या होगा इसका, डी होगा। सही ऑप्शन बेटा क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए, देखिए देखिए
रोजगार का कार्यालय भर्ती का स्रोत है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो अभी अभी बताए हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्सटर्नल सोर्सेस होता है, इंटरनल में सिर्फ दो ही होता है, प्रमोशन ट्रांसफर। इंटरनल में सिर्फ दो ही होता है, प्रमोशन ट्रांसफर, बाकी सब एक्सटर्नल सोर्सेस। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बाबू एक्सटर्नल सोर्स में आता है। आगे देखिए, प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है। ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस। चालू, करेंट, नियमित, रेगुलर, सतत, कंटिन्यूअस। ट्रेनिंग बाबू कंटिन्यूअस होता है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक आपको ट्रेनिंग देना होगा। तो ट्रेनिंग कौन सा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक आपको ट्रेनिंग देना ही होगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं फटाफट। देखिए, हस्तांतरण और पदोन्नति भर्ती के साधन है। ट्रांसफर एंड प्रमोशन आर द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी बताया ना कि ट्रांसफर और प्रमोशन हमेशा कौन सा सोर्सेस है? इंटरनल सोर्सेस है। ट्रांसफर प्रमोशन कौन सा सोर्सेस बेटा है? इंटरनल। इसमें सिर्फ इंटरनल में दो ही जाता ही है, एक ट्रेनिंग जाता है बाबू, एक आपका इसमें दो जाता ही है, देख ली, इसमें दो जाता है इंटरनल में, एक ट्रेनिंग और दूसरा क्या बाबू? प्रमोशन। इंटरनल में सिर्फ दो गो होता ही है, ट्रांसफर, प्रमोशन। कोई दिक्कत? चलिए, ट्रांसफर मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह स्टाफ को भेज देना। अब प्रमोशन मतलब होता है कि लोअर पोजीशन से एक बड़े पोजीशन पर एम्प्लॉय को प्रमोट करना। ये तो आप जान ही रहे, बहुत तरीका से आपको कॉपी में भी लिखवाया गया होगा, बहुत सुंदर तरीका से। पूरा पढ़ते रहिए फटाफट। चलिए, बोलने में दिक्कत हो है, थोड़ा फास्टिंग क्या है से। हाँ, कोई बात ना, आप लोग रेगुलर लगल है, ये ज़्यादा दिन नहीं है सारा। हम अभी ये कल सुबह तक टोटल कोशिश करते हैं कि आपको भेज दिया जाए। हाँ, देखिए, नियुक्ति कौन है? स्टाफिंग इज योजना करना, टू प्लान, नियंत्रण करना, टू कंट्रोल, निर्देशन करना, टू डायरेक्ट, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, यस, टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क, यस। स्टाफिंग का मतलब होता है कि काम पर किसी व्यक्ति को लगाना। स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? कि काम पर किसी व्यक्ति को लगाना, इसी को तो बाबू स्टाफिंग कहते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मचारियों का चयन होता है। सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव का, मध्य श्रेणी के अधिकारियों का, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव। आगे देखिए, हाँ, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर बेटा क्या है? ऑल ऑफ दीज। विकास का उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट बेटा क्या है? पदोन्नति के अवसर, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, यस। हम लोग क्यों, डेवलपमेंट का एक अवसर क्या होता है? प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। श्रेष्ठ निष्पादन, बेटर परफॉर्मेंस। आगे देख लिए, कौशल में वृद्धि, इंक्रीज इन स्किल, बाबू सही, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, हम इम्प्लॉय को क्यों डेवलप करते हैं, हम इम्प्लॉय को क्यों ट्रेनिंग देते हैं, हम इम्प्लॉय को अच्छा चीज के बारे में क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के लिए। इम्प्लॉय को इसलिए हम लोग डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि फ्यूचर में वो प्रमोशन होगा, बेटर परफॉर्मेंस, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा, इंक्रीज स्किल। हम लोग क्यों किसी एम्प्लॉय को डेवलप करते हैं? ताकि उसका स्किल बढ़े, उसका नॉलेज बढ़े। तो इसका ऑप्शन बेटा तीनों सही है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रेषण होना चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी सरल, सिंपल, कठिन, डिफिकल्ट, उचित, प्रॉपर। कम्युनिकेशन बेटा हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, उचित होना चाहिए।
फटाफट पूरा पढ़ते चलिए। पर्यवेक्षण है, सुपरविजन इज आवश्यक, नेसेसरी। सुपरविजन हर बिजनेस के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़े लेवल का बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे नॉन गवर्नमेंटल हो, सभी में बेटा सुपरविजन आवश्यक होता है। निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है। डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्शन बेटा किसमें आवश्यकता है, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता है, बताइए तो। डायरेक्शन केवल टॉप लेवल करेगा तो चलेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट भी डायरेक्टिंग करता है अपने सबऑर्डिनेट को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी डायरेक्ट करता है अपने सब ऑर्डिनेट को, और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी डायरेक्ट करता है अपने स्टाफ को। तो तीनों डायरेक्ट करता है अपने अपने स्टाफ को। कोई दिक्कत? तो इसका बेटा सही ऑप्शन क्या होगा? उच्च, टॉप, मध्यम, मिडिल, लोअर, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या होगा? डी होगा। निर्देशन के तत्व है, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज, एलिमेंट ऑफ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, निर्देशन के तत्व है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है। बताइए इसमें डायरेक्टिंग का कौन कौन सा एलिमेंट है? पर्यवेक्षण, सुपरविजन, यस। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन भी है। नेतृत्व, लीडरशिप भी है। बाबू डायरेक्टिंग का तीनों के तीनों एलिमेंट है। कोई दिक्कत? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये तीनों के तीनों बेटा डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है। डायरेक्टिंग इज नॉट, देखो फिर से नॉट आ गया, जहां पर नॉट आए वहां पर सावधान रहना है, क्योंकि यही गलती की चांसेस बढ़ाएगा आपका। डायरेक्शन इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, आपका व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, अंतर व्यक्तिगत, इंटरपर्सनल, पॉजिटिव। देखिए डायरेक्टिंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ, डायरेक्टिंग कभी भी बेटा थ्योरेटिकल नहीं होता है। डायरेक्टिंग बाबू कभी भी थ्योरेटिकल नहीं होगा, थ्योरेटिकल है हमेशा प्रैक्टिकल ही होता है। जैसे हम आपको मुंह से बोल दिए ये काम करो या ऐसे कहना है, आप इधर से सुने इधर से निकाल दिए, वो डायरेक्टिंग नहीं होता है। डायरेक्टिंग हमेशा प्रैक्टिकल होता है, इंटरपर्सनल होता है, पॉजिटिव टाइप से होता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। आगे देखें, निर्देशन है, डायरेक्टिंग इज अनिवार्य, कंपल्सरी, आवश्यक, नेसेसरी, अनावश्यक, अननेसेसरी, समय की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ टाइम। बताइए डायरेक्टिंग बेटा क्या है? हाँ सही, कंपल्सरी है। क्योंकि मान लें कि हम स्टाफ को रख लिए, रखने के बाद उसको यदि हम कुछ नहीं बताते हैं तो क्या वो काम कर देगा? क्या नहीं ना। उसको क्या करना है क्या नहीं करना है 100% उसको डायरेक्शन देना ही पड़ेगा, 100% उसको सजेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बेटा कंपलसरी होता है। डायरेक्टिंग क्या होता है? कंपलसरी है। यदि आप स्टाफ, मान लें कि हम बड़े बड़े स्टाफ को रख लिए और उसको बताए ही नहीं कि क्या करना है, तो क्या वो अपने मन से करेगा? नहीं ना। तो डायरेक्टिंग देना कंपलसरी होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। ये आप टिक लगा लिए ना, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए ये होगा। आगे देखिए, नेता अधीनस्थों से काम लेता है, लीडर टेक वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। एक लीडर अपने सबऑर्डिनेट से कैसे काम लेता है? चतुराई से, बाय टैक्ट। एक लीडर हमेशा चतुराई से अपने स्टाफ से काम लेता है, डंडे से, कभी रड का उपयोग नहीं करता है। स्टाफ किसी के बाप का नहीं होता है, थोड़ा सा उसको रफ बिहेव करोगे स्टाफ आपके कंपनी छोड़कर कहीं और चल जाएगा।
ठीक ना। तो हमेशा नेता चतुराई से काम लेता है किसी भी स्टाफ से। आगे देखिए, समतल संदेशवाहन में सुझाव का प्रवाह होता है। इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में फ्लो ऑफ सजेशन कैसा होता है बाबू? समतल स्तर पर पहला होता है। एक स्टाफ यहाँ बैठल है, सब एक रैंकिंग वाला इसमें होता है, सबके सब एक लेवल वाला होता है। तो कैसा होगा हॉरिजॉन्टल में? पहला कम्युनिकेशन होता है। आगे देखिए, संप्रेषण के प्रकार है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, बताइए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर। लिखित रिटेन, मौखिक वर्बल, औपचारिक फॉर्मल, ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन बेटा हो सकता है। चाहे तो कम्युनिकेशन आपका लिखित भी हो सकता है। कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है बाबू? लिखित भी, लिख के भी कम्युनिकेशन हम लोग कहते हैं, बोल के भी कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल, आप ये तो जान ही रहे, वर्बल मतलब होता है सांकेतिक इशारा। जैसे आप किसी को बोलते हैं, इसका मतलब आप आने के लिए बोले हैं। कोई आपसे कुछ पूछा कि काम करोगे, आप बोलिए, इसका मतलब, इसको बोलते हैं वर्बल। कोई दिक्कत है? आगे देख लीजिए, इसको बोलते हैं सांकेतिक के द्वारा भी आपको होता है लिखित या मौखिक। मौखिक मतलब होता है बोल कर। कोई दिक्कत, हम कुछ बोल के स्टाफ को बता दिए। कोई दिक्कत, एक फेशियल एक्सप्रेशन भी होता है। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब, आप फेशियल एक्सप्रेशन तो आप जानिए, या इसी को बोलते हैं बॉडी इंडिकेटर। बॉडी इंडिकेटर मतलब जस्ट अभी आपको बताएं, कोई आदमी आपसे कुछ पूछा, मोदी हिला दिए, इसका मतलब आप उसकी बात पर सहमत नहीं है या उसके बात को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। इसको बोलते हैं बॉडी इंप्रेशन या फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए, चलिए देख लीजिए, ये तो समझ में आ गया। ये तो लिखित हो गया। अरे मौखिक, मौखिक मतलब आपका होता है ओरल भी इसको बोलते हैं। किस नाम से इसको भी जानते हैं? ओरल के भी नाम से जानते हैं। मौखिक मतलब भी क्या होता है? ओरल। यहाँ पर ओरल भी दे देगा। ओरल मतलब बोल के भी, जैसे हम आपको कुछ बता रहे हैं, हम लिख के नहीं बता रहे हैं, बोल के बता रहे हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन तीनों टाइप से हो सकता है। चाहे तो औपचारिक तो जान ही रहे, लिखित रूप से पूरी प्रॉपरली ऑफिशियल रूप से होता है। ऑफिशियली रूप से जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो बाबू सही ऑप्शन इसका क्या होगा? डी होगा। पूरा एक एक करके पढ़ते चलिए फटाफट। आगे देखें, प्रभावी संदेशवाहन के लिए आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी स्पष्टता। देखिएगा, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बेटा क्या जरूरी है? स्पष्टता, क्लैरिटी, यह सही होना चाहिए। शिष्टता, कष्टसी भी होना चाहिए। हम कटसी मतलब होता है, कटसी मतलब होता है कि यदि किसी, जैसे हम ही लोग किसी बड़े आदमी से बात करते हैं जो एज में बड़ा है, तो उसको रेस्पेक्ट दे के बात करते हैं। क्या दे के बात करते हैं? रेस्पेक्ट। तो इसको कटसी मतलब शिष्टाचार में आपको रह कर किसी से बात करना चाहिए। निरंतरता, कंटिन्यूटी भी होना चाहिए। मान लें कि हम बात किया, बीच में ब्रेक हो गया, तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाता है। आगे देखिए, तो इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? डी होगा। चलिए, दो गो में टिक लग गया, इसको वापस टिक लगाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यदि आप संदेशवाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेशवाहन का उपयोग करना चाहिए। इफ यू वांट टू कीप ए प्रूफ ऑफ योर कम्युनिकेशन यू शुड यूज कम्युनिकेशन। यदि आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन आपको एक प्रूफ के रूप में रहे, तो कौन सा कम्युनिकेशन का यूज करेंगे? फॉर्मल कम्युनिकेशन। कोई दिक्कत? इनफॉर्मल में प्रूफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल जनरली ओरल होता है। इनफॉर्मल कैसा होता है? ओरल। एक फॉर्मल जनरली कैसा होता है बेटा? रिटेन होता है।
फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है? रिटन। तो रिटन चीज को हम प्रूफ के रूप में रख सकते हैं ना, रिटन वाले चीज को हम प्रूफ के रूप में रख सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है, फटाफट आगे चलिए। देखिए निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, देखो फिर नॉट आ गया, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें से डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट नहीं है? अभिप्रेरणा मोटिवेशन, ये तो बाबू है ही। संप्रेषण कम्युनिकेशन भी है। भरापन डेलीगेशन नहीं है। सुपरविजन भी है। पता है ना डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होता है। डायरेक्टिंग का कितना एलिमेंट होता है? 4। एक मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, एक होता है लीडरशिप। कोई दिक्कत? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लीडरशिप। डायरेक्टिंग का कितना एलिमेंट होता है? 4। एक कभी कभी आपको एमसीक्यू भी पूछ देगा, कभी कभी एमसीक्यू भी पूछ देगा कि डायरेक्टिंग का कितना एलिमेंट होता है? तो 4 एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग का। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए 48। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आगे देखिए। द मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासिफाइड नीड इन द हिरार्चिकल ऑर्डर इन इज डेवलप बाई। बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, देख लो। द मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासिफाइड नीड इन हिरार्चिकल ऑर्डर इन डेवलप बाई। ये किसने डेवलप किया? फ्रेड न्यूथन्स, स्कॉट अब्राहम मार्शलो। ये तो आप जान ही रहे किसने बेटा डेवलप किया? अब्राहम मार्शलो ने इसको डेवलप किया। इसको रट जाना, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आने की चांसेस है बेटा। क्या है? आने की चांसेस है, बहुत ज्यादा चांस है। निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। बताइए कम्युनिकेशन प्रोसेस का इसमें कौन एलिमेंट नहीं है? डिकोडिंग, डिकोडिंग तो बेटा है ही, कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन तो खुदे नाम है, चैनल भी है, रिसीवर भी है, ठीक ना, संदेश प्राप्तकर्ता भी है। ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस नहीं है। कम्युनिकेशन काफी आने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए। नेतृत्व है, लीडरशिप इज। लीडरशिप बाबू क्या है? समय की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ टाइम। आगे देखिए आवश्यक, नेसेसरी। धन की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ मनी। अनावश्यक, नेसेसरी। देखिए अनावश्यक, अननेसेसरी। लीडरशिप बेटा हर बिजनेस के लिए आवश्यक है। लीडरशिप सारे बिजनेस के लिए बेटा क्या होता है? आवश्यक। मान लीजिए हम 10 गो स्टाफ रख लिए और उसको लीडिंग नहीं कर पाते, इतना सारा स्टूडेंट आता है। अभी देखिए 5 तारीख से 12th का 2 बैच स्टार्ट हो रहा है। अब मान लें कि उसको डायरेक्शन हम नहीं देंगे, ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो, तो क्या हो? बिहार टॉपर हो पाएगा नहीं ना, सीबीएसई टॉपर हो पाएगा नहीं ना। तो एक जितना भी सीनियर ऑफिसर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, टीचर होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्टिंग करता है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, कौन सा मेथड को अपनाना है, ये क्या करता है? डायरेक्टिंग करने की काम करता है। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए इसका सही आंसर बाबू क्या है? बी है, आवश्यक, नेसेसरी। हर बिजनेस में अपने स्टाफ को डायरेक्टिंग देना नेसेसरी होता है। क्या होता है? नेसेसरी। देख ली तो सेट बाबू 3 आपका समाप्त हो गया। कोई भी डाउट हो जरूर पूछिए। हाँ आवाज़ इस तरह इसीलिए ऐसा निकल रहा है अभी फिलहाल, रुक रुक के, क्योंकि दिन भर हम लोग फास्टिंग पर हैं, बस फल फूल थोड़ा खाए हुए हैं इसीलिए। हाँ बाकी सारा सेट हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोग फटाफट पढ़िए। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके। मैं बता दूं एक बार फिर से,
बीएसटी में 8 गो सेट है, जिसमें बेटा 3 सेट आपको कंप्लीट हो चुका है। यदि आप 8 सेट कर लेते हैं तो 50 नंबर किसी को रोकने से भी बाबू नहीं रुकेगा। 50 नंबर आपका पॉकेट में है, बस है कि 8 सेट आपको ईमानदारी पूर्वक करना होगा। जैसे इकोनॉमिक्स में 50 में 50 लाए ना, वैसे आपका बिजनेस स्टडी में भी 50 में 50 आएगा। बशर्ते कि 8 सेट आपको कंप्लीट करना होगा। यदि किसी भी सेट में आप दिक्कत आपका होता है तो फटाक से कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, नंबर तो आपके पास होगा ही, सारे स्टूडेंट का नंबर हो, सारे स्टूडेंट के पास नंबर होना चाहिए 6200227383। ये आप लोग लिंक में भी आपको दिख रहा होगा, इस पर मैसेज कीजिए, जो भी परेशानी है हमसे फटाफट पूछिए, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए सभी स्टूडेंट को थैंक यू। एक बार फिर से सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। आप लोग मन लगा के पढ़ो, जो मन में आप रखो वो आपका उद्देश्य पूरा जरूर होगा। बशर्ते कि अपने आप से बेईमानी नहीं होना चाहिए। हमने बहुत स्टूडेंट को देखो समझाया, इतने सारा स्टूडेंट चाहे सीए के बंदा लोग को भी यही समझाते हैं कि खुद से बेईमानी नहीं करना चाहिए। आपको मम्मी पापा फैमिली आपको इतना समय दिया, रुपया पैसा दिया पढ़ने के लिए, तो उसका पॉजिटिव वे में आप बेनिफिट उठाओ, ठीक। फिलहाल तो सीयूटी बाद में, अभी आपके सामने क्या है, बोर्ड है, पहले बोर्ड में हाई स्कोरिंग कीजिए, ठीक। सभी को थैंक यू।